लोगों के लिए मतलब पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, नज़रिया एक हुआ करता था। उनको समझना, उनकी मंशाओं को समझना, उनके मैंडेट को समझना, उसके बाद अपना पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज़ करना, किस बिना पे आपने चूज़ किया है, क्या ये आपके लिए आगे काम कर पाएगा या नहीं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी इस चुनाव में उन्हीं के उतरे हुए हैं। क्या केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर नारों का ही जोर दिखाई दिया, नारे ही हवे दिखाई दिए? क्या क्षेत्रीय राष्ट्रीय मुद्दे उन पर किसी का ध्यान नहीं था? आपने कितने ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बना दिए इन 5 सालों में कि चूज़ करना ही अपने आप में एक चैलेंज है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। बीजेपी आज तक जिस राज्य में गई है ना, हरियाणा पे इन्होंने कोई काम की बात नहीं करी थी। इनफैक्ट किसान का जो मुद्दा जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का था, वो बहुत हद तक महाराष्ट्र का भी है, क्योंकि लोगों के बिजली के बिल यहाँ पे इतने हाई आते हैं। महाराष्ट्र बैकवर्ड स्टेट नहीं है, यहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस हैं। बॉम्बे को फाइनेंशियल हब कहा जाता है। बॉलीवुड टाइम का चुनाव था, एक बाकायदा से गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन जिन नेताओं के बीच में वार पलटवार देखने को मिली, उसको लेकर सियासत अभी भी भारी है। महाराष्ट्र की दिशा और दशा क्या रहने वाली है, इसका फैसला कल 20 नवंबर को महाराष्ट्र की जनता कर देगी और 23 नवंबर को नतीजे साफ कर देंगे कि महाराष्ट्र का भाऊ कौन होगा। लेकिन इस चुनावी सफर में, इस चुनावी समर में जो वार पलटवार देखने को मिले, जिस तरीके के नारों को गढ़ा गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति क्या बदली है, क्योंकि जहां पार्टियां 6 हुई तो लड़ाई आपस में भी देखने को मिली और एक दूसरे के खिलाफ भी देखने को मिली। समझते हैं महाराष्ट्र की राजनीति। आम जनता के बीच हमने खूब कवरेज की, ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा कि सियासी मिजाज क्या है। लेकिन अब प्रचार थमने के बाद जनता के बीच क्या माहौल है, इसी को समझते हैं। मेरे साथ हुदा जरीवाला जी हैं, जो कि मुंबई की निवासी हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, स्पोक पर्सन है, दिल्ली की सियासत भी समझती हैं, राजनीति भी करती हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति दिल्ली से कितनी अलग है, ये भी समझ लेते हैं। और क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ा संदेश भी देने वाली है दिल्ली के अंदर। शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हुदा जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हुदा जी, कैसे देख रही हैं प्रचार थमने के बाद महाराष्ट्र के अंदर क्या माहौल बना हुआ है? आप खुद यहाँ प्रचार के लिए आई, इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार किया, प्रत्याशियों के बीच पहुंची, जनता के बीच में अपील भी की आपने कि महाअघाड़ी को वोट दें। कैसा रहा आपका पूरा सफर महाराष्ट्र चुनावों में? प्रचार जब आपने किया तो क्या माहौल देखा, क्या भाप रहे हैं आप महाराष्ट्र को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र एक बड़ा ही यूनिक सा, बड़ा ही पेक्यूलियर स्टेट है। यहाँ पे तमाम जो दूसरे राज्य हैं हिंदुस्तान के, उसके जैसी राजनीति नहीं है, हल्की सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं वो और राज्यों से कुछ हद तक डिफरेंट हैं। यहाँ पे इतनी सारी एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एट प्ले हैं कि कहीं ना कहीं उनको समझना, उनकी मंशाओं को समझना, उनके मैंडेट को समझना, उसके बाद अपना पर्टिकुलर कैंडिडेट को चूज़ करना, किस बिना पे आपने चूज़ किया है, क्या ये आपके लिए आगे काम कर पाएगा या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें ना लोगों के लिए थोड़ा सा चूज़ करना ही अपने आप में एक चैलेंज है, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। अगर आप यहाँ पे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, कांग्रेस तो ऑब्वियसली एज ओल्ड पार्टी है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स भी इस चुनाव में उन्हीं के उतरे हुए हैं, 90+ कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑफ कोर्स जो उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना है, उद्धव जी का, वो वाला गुट के कैंडिडेट्स हैं। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स एनसीपी के अराउंड 86 कैंडिडेट्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ब्रांच आउट होके, जैसे अगर आप एनसीपी की बात कर लें तो एक शरद पवार जी का जो गुट है, एंड देन दी अजित पवार गुट, तो लोगों के लिए मतलब पहले ये दोनों एक ही हुआ करते थे, नज़रिया एक हुआ करता था। शिवसेना जो है, जो अगेन ब्रांच आउट हुआ था फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ हार्ट को हिंदुत्व आइडियोलॉजी कह सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स देव काइंड ऑफ I would say blended their ideology into the whole India गठबंधन वाला आइडियोलॉजी। तो कहीं ना कहीं जो उद्धव ठाकरे जी वाला गुट है, वो तमाम जो इंडिया अलायंस के जिस तरह से वो लोग सोचते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर वो बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ और तमाम जो मेन मुद्दे होते हैं लोगों की, तो उसी की बातें ये उद्धव ठाकरे जी का गुट भी करता है। जबकि जो एकनाथ शिंदे जी वाला गुट है, वो ऑब्वियसली कम्प्लीटली एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, बीजेपी वाली आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी जैसे
एक चीज़ कोई अगर शिवसेना को, सिर्फ शिवसेना को वोट करता था, बाला साहब ठाकरे जी की एक आइडियोलॉजी को लेके अगर हार्ड कोर शिव सैनिक वोटर था, तो उसको अब कहीं ना कहीं वो उसका जो अगर बीजेपी आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं उसका वोट फिर वहाँ जा रहा है। जो ऑब्वियसली इंडिया अलायंस के सॉर्ट ऑफ सोच विचार के लोग हैं वो ऑब्वियसली फिर अपना वोट इधर देंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन, ये जो सॉर्ट ऑफ आपने देखा बड़ा इंटरेस्टिंग जो लास्ट टाइम का चुनाव था, एक बाकायदा से गेम ऑफ थ्रोन्स हुआ था। रातों रात हमने देखा कि एक सरकार बन गई थी, रातों रात गवर्नर बुलाते हैं एक नाथ शिंदे जी से, आई मीन उनको वोट दिलाते हैं। तो किस तरीके से मतलब वो जो एक बड़ा मतलब मेरा ख्याल से कोई सीरियल से ज़्यादा, कोई एपिसोड से ज़्यादा ये जो महाराष्ट्र का एपिसोड हो रहा था चुनावी, जो हम सब सरगर्मियाँ देख रहे थे, वो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज़ था। उससे जो ये सारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ की थी वो ब्रांच आउट हुई, तो कहीं ना कहीं उसमें लोगों का बहुत नज़रिया बदला है। तो अब जाके जब यहाँ पे 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के लिए जब ये हार्ड कोर कैंपेनिंग हुई है, जिसमें ऑब्वियसली दोनों साइड्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो आप देखें यहाँ पे बड़े से बड़ा नेता आया है, यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स हैं एक से बढ़कर एक है। और कहीं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जैसे कल में फाद अहमद जी की जो स्वरा भास्कर जी के हस्बैंड हैं उनकी कैंपेन में मौजूद थी, जहाँ पे कन्हैया कुमार जी आए थे। उसके अलावा कांग्रेस के मैं कुछ कैंडिडेट्स के चुनाव में रही हूँ, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के चुनाव में अबू आसिम आज़मी जी के चुनाव में थी मैं। तो तमाम जो उनके ऑपोजिशन में जो लोग खड़े हैं, आई मीन अगर मैं इस पर्टिकुलर सीट की बात कर लूँ जिसमें आज़मी साहब के ऑपोजिट नवाब मलिक जी हैं, जो अगेन अपने आप में उनका अपना कोर वोटर है, बट देन अगेन क्योंकि हार्ड कोर एक मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट देना चाहेगा, पावर में देखना चाहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना, अगर हम ये ज़ीशान सिद्दीकी जी की बात कर लें तो अगेन सिंपैथी वोट्स की जो वेव है उसको देख के लग रहा है कि ही मेक इट, बट देन ऑल्सो कुछ नहीं कह सकते। एट द एंड ऑफ द डे महाराष्ट्र का वोटर का एक पेक्यूलर पैटर्न भी रहा है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जिस पार्टी की तरफ उसकी आइडियोलॉजी मैच करती थी वही ब्रांच आउट हो चुकी है। तो अगेन बीजेपी को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहती हूँ इंडिया अलायंस, और अभी हाल फिलहाल में हरियाणा का हमारे पास एग्जाम्पल है, सारे के सारे मतलब मुतमईन होके बैठ गए थे कहीं ना कहीं, इस उसमें बड़े आराम से बैठे हुए थे कि कांग्रेस जीत रही है। वी वर ऑल अंडर दैट इम्प्रेशन। लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रिजल्ट्स सबके लिए सरप्राइजिंग थे, सबसे ज़्यादा खुद कांग्रेस वालों के लिए। आई एम श्योर उन्होंने जायज़ा लिया होगा कि व्हाट कुड दे हैव डन बेटर। तो बीजेपी की एज जो चीज़ है वो ज़रूर मानने वाली है, क्योंकि आपकी जो ऑपोजिट में पार्टी होती है या आपकी लेट्स से जिसके ख़िलाफ़ आप ऑपोजिशन में बैठे हो, तो उस पार्टी की अगर एक कोई अच्छी चीज़ मैं मानूंगी तो वो ये है कि उनका ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग है। जगह जगह गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वो इनके अलायंस पार्टी के लोग हों, जो महायुति के जितने विधानसभाओं में जहाँ पे इन्होंने मतलब अपना एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेनिंग जो करी है वो माननी पड़ेगी डेफिनेटली। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम सबसे अहम जो चीज़ इस चुनाव में रही वही चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस पार्टी के पास जो किसी भी चुनाव में नहीं होता है, वो है मुद्दे। They had nothing to bank upon. They had no manifesto whatsoever. They had absolutely no issues to talk about. कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र के जितने यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल के मसले मसाइल थे, लोगों की समस्याएं थी, यहाँ पे कितने ऐसे एरियाज़ है, मराठवाड़ा देख लो, भीड़, मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आज तक भी पानी की समस्या रहती है। They haven't addressed that. यहाँ पे आप दिल्ली के पोल्यूशन की बात करते हो, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे जो ट्रीज़ फेलिंग का मतलब पेड़ों को जैसे काट दिया जाता है, उसका जो ट्रीज़ का फेलिंग का मैटर है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। अगेन लोगों के बिजली के बिल यहाँ पे इतने हाई आते हैं। दिल्ली मेरा ख्याल से एक ऐसा वाहिद राज्य है जो वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री की हम सही मायने में बात कर पाते हैं। पंजाब में हम बात कर पाते हैं। यहाँ पे अगेन क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है, एसीज चलते हैं, पीपल हैव टू पे वेरी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, दैट हैज़ नॉट बिन एड्रेस्ड। यहाँ पे सरकारी स्कूल्स मैंने आई मेड इट अ पॉइंट टू विजिट बॉम्बे के, इनफैक्ट इवन इन बॉम्बे एंड डेफिनेटली बॉम्बे के बाहर जब आप जाते हो बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। मतलब लोगों के पास सही में अगर पैसा नहीं है और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास वो ऑप्शन बड़ा मतलब एक डिफ़िकल्टी के साथ सामने
आता है, बिकॉज अच्छे आपके पास वहाँ एजुकेशन सिस्टम्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं है, बच्चों के पास बेसिक बैठने की कुर्सियाँ आपको कई स्कूल्स में नहीं मिलेंगी। वही चीज़ें जो हमने यूपी में नोटिस करी, हरियाणा में नोटिस करी, और अब महाराष्ट्र में भी सिमिलर चीज़ देखने को मिली। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही हुदा जी कि मुद्दे गायब दिखाई दिए। तो क्या ये मुद्दे केवल और केवल एनडीए गठबंधन में गायब दिखाई दिए, फिर महाअघाड़ी में भी? और इसी के साथ क्या केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर नारों का ही जोर दिखाई दिया, नारे ही हवे दिखाई दिए? क्या क्षेत्रीय राज्य मुद्दे उन पर किसी का ध्यान नहीं था? नहीं, डेफिनेटली था। महाविकास अघाड़ी में तो कम से कम लोकल मुद्दे उठाए गए हैं। लोगों से बाकायदा से जाके जब हमने भी सर्वे किया तो उन्होंने इस चीज़ का ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हमारे मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए कहीं सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स हुई हैं, कई सारी पॉलिटिकल रैलीज़ में उन मुद्दों को जागरूक किया गया है। बहुत सारे ऐसे जो जनसभाएँ हैं उसमें लोकल मुद्दों का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ है, क्योंकि मैं बॉम्बे के बाहर भी कुछ एरियाज़ में मैंने कैंपेनिंग करी है, तो काफ़ी हद तक जो कम से कम महाविकास अघाड़ी के लोग हैं उन्होंने मुद्दों को जागरूक किया है। अनफॉर्चुनेटली जो महायुति के बीजेपी के गुट के जितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी पे, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वही उनकी जो नफरत की मंशा, नफरत की राजनीति होती है। तो कटेंगे जैसा नारा, बिल्कुल, बतेंगे तो कटेंगे, सेफ हैं अनेक, कौन कौन से इनके तो नारे भी याद नहीं रहते, एक हैं तो सेफ है, और इसी पर राहुल गांधी ने हमला भी बोला। एग्जैक्टली। तो आई मीन कहीं ना कहीं एक है तो सेफ है, तो एक है फ्रॉम व्हाट? और कटेंगे तो कौन है जो आपको काट रहा है, बटेंगे तो कौन है जो आपको बांट रहा है? वाई डोंट दीज पीपल, जो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं और जो उनके साथ अलायंस में लोग हैं, वो ये क्यों नहीं समझते कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लास्ट टाइम भी आप चुनाव हारे थे, आपने जोर तोड़ करके सरकार ज़रूर बना ली, बट आप एक्चुअली जीते नहीं थे। आपकी तो मंशा ये होती है, आप जहाँ जाते हैं, आप यहाँ पे महाराष्ट्र में आए, आपने एनसीपी का सिंबल छीन लिया, उनसे उनके पार्टी का क्या नाम है नाम छीन लिया, आपने शिवसेना के साथ एग्जैक्टली सेम चीज़ करी, उनका सिंबल छीन लिया, उनका कहीं ना कहीं पार्टी का नाम छीनना चाहा आपने। मतलब कौन है असली शिवसेना, कौन है असली ठाकरे के वंचित लोग एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपकी तो कोशिश ही ये है, आप ये भी देखोगे कि कहीं पे भी आप जाओ तो ये बीजेपी के एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने का जो एक तरीका होता है कि अगर एनसीपी हो गया, तो ये मैंने बड़ा नोटिस किया है कि एक नाम के जो कैंडिडेट होता है, एग्जैक्टली, तो सिमिलर नाम का सरनेम भी सेम है काफ़ी उम्मीदवारों। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जानबूझ के किया जाता है। ये मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड आउट होता है ताकि वोटर कंफ्यूज हो। वोटर जब जाए अपने बूथ पे तो उसको कहीं ना कहीं यही नहीं समझ आए, क्योंकि एक सिंबल जिसको लेट्स से सालों से आप एसोसिएट करते हो, जैसे आम आदमी पार्टी, हमें पता है झाड़ू सिंबल है, झाड़ू का कोई और सिंबल ले ही नहीं सकता, बिकॉज unless and until आम आदमी पार्टी has that symbol, people will associate झाड़ू with आप, पंजा विद कांग्रेस। तो इस तरीके से मतलब फॉर दैट मैटर लोटस विद बीजेपी। तो ये सिंबल्स बने हुए हैं, लोगों के माइंड में बहुत सारों से सेट हैं। आप लोगों के जो पार्टीज़ को जब डिवाइड करते हो, उनका सिंबल, उनका नाम ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं जो पुराना एज ओल्ड वोटर होता है वो कुछ हद तक कंफ्यूज ज़रूर होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ योर स्ट्रैटेजीज। द अदर स्ट्रैटेजी विच इज़ ऑफकोर्स द वेरी प्रोमिनेंट वन इज़ इतनी लोगों के दिलों में नफरत, डर, खौफ का माहौल पैदा कर दो। आपने देखा बड़े से बड़े नेता बीजेपी का आया, चाहे वो आदित्यनाथ जी आए हों, चाहे वो इनके कोई भी अमित शाह जी हों, खुद मोदी जी हों, एक इनका कोई रैली में एक इंटरव्यू, तो खैर ये लोग आप लोगों को, मीडिया वालों को देते नहीं है, बट जहाँ पे जनसभाएं करते हैं, कितने इन्होंने सही में काम की बातें कितने करी। आई मीन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है, यहाँ का यूथ डिग्री लेके बैठा हुआ है, दे डोंट हैव जॉब्स, they do not have sources of working and being employed. Where is the government that is going to talk about these unemployed youth? यहाँ पे महिलाएं सेफ नहीं हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा होता है वो देख लें, इतने सारे ऐसे केसेस हैं, कितने सारी ऐसी FIRs हैं जो मतलब फाइल होके पड़ी हुई हैं वो केसेस, ना वो केसेस कोर्ट में कहीं ना कहीं उसकी स्पीडी ट्रायल हो रही है, ना लोगों को इंसाफ मिल रहा है। आई मीन बुनियादी मुद्दे ही आप एड्रेस नहीं करोगे, ना महिला सेफ्टी पे आप बात करोगे, ना यूथ पे बात करोगे। आपने कितने ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बना दिए इन 5 सालों में, कितने ऐसे काम लोगों के कर दिए कि सही में आप जाके एक्चुअली वोटर को बोल सको कि लिसन, हमने ये काम किया है, हमें आप काम पे वोट करें। लेकिन नहीं, बीजेपी आज तक
जिस राज्य में गई है ना, हरियाणा पे इन्होंने कोई काम की बात नहीं करी थी। इनफैक्ट किसान का जो मुद्दा जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब का था, वो बहुत हद तक महाराष्ट्र का भी है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर एग्रेरियन कम्युनिटी है। यहाँ पे हमें चाहिए कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हों, क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, तो इनके लिए अच्छे जो ट्यूबवेल्स का इंतज़ाम होता है, जो पानी का इस मतलब दे हैव नॉट एड्रेस्ड एनी इशू व्हाटसोएवर। ही बटेंगी कटेंगी वाला नारा जो है हरियाणा के अंदर खूब चला, जिसको ये माना गया कि इससे सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को पहुंचा और इसीलिए सरकार वापस रिपीट भी हुई। क्या ये नारा महाराष्ट्र में चल पाएगा? इससे फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। जनता जागरूक हो चुकी है। कहीं ना कहीं हरियाणा थोड़ी सी कुछ कांग्रेस की कुछ थोड़ी सी लापरवाहियाँ कह लें, या हल्का सा जो सीट बांटने वाला काम है उसमें थोड़ा सा मेरा ख्याल से, अगर अलायंस में दूसरी पार्टीज़ के साथ हम अलायंस चाहते थे, उनके साथ समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया अलायंस चाहते थे, कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि 7 ऐसी सीटें हरियाणा में जिसमें आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ज़्यादा वोट्स मिले, वही 7 सीटें अगर अलायंस में जीत जाते तो आज शायद चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता, राइट। तो कहीं ना कहीं ये समझदारी महाराष्ट्र में हुई है कि लोगों को टिकट बहुत सोच समझ के बांटी गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रॉब्ली हरियाणा चुनाव से अगर हमने एक सीख ली है तो वो ये सबसे मेजर सीख है। तो क्या ये नारा यहाँ पर ध्वस्त होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि लोगों को यहाँ पे चाहिए काम, लोगों को चाहिए कि हमारे आप महाराष्ट्र जैसी जगह में आके, जहाँ पे जेन्युइनली एक मराठा, एक मुसलमान के साथ, एक दलित, एक नॉर्थ इंडियन के साथ, चाहे वो यूपी से आया हो, बिहार से आया हो, भैया कम्युनिटी जिसे कहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे इतना इंटीग्रेटेड बिजनेसेस हैं लोगों के, यहाँ पे लोगों के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन चुका है। एजुकेशनली कहीं ना कहीं लोग बहुत जागरूक हैं, अवेयरनेस है यहाँ पे। इट इज़ अ पढ़ा लिखा स्टेट, कोई महाराष्ट्र बैकवर्ड स्टेट नहीं है। यहाँ पे इतने सारे बिजनेसेस हैं, बॉम्बे को फाइनेंशियल हब कहा जाता है, बॉलीवुड की पूरी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो यहीं पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस बहुत है। आप इन लोगों को काटने की, बांटने की बात कर रहे हो, जो लोग मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, आज तक भी कहीं ना कहीं नहीं होता है, बट बीजेपी की पूरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं लोगों को कम्युनिटीज़ में डिवाइड करके, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे एक बहुत मेजर दलित कम्युनिटी है, बहुत मेजर एसटी कम्युनिटी है, बहुत मेजर आपके पास एक नॉर्थ इंडिया से आई हुई कम्युनिटी है, जो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो संभाल रही है, जो मतलब अगर हम लेबर वर्क की बात कर लें इस तरह की, तो ये नॉर्थ इंडिया से आए हुए, बिहार से, यूपी से बहुत ऐसे वर्कर्स हैं यहाँ पे जो अब यहीं रह के यहाँ के वोटर्स बन चुके हैं। आप उनको अलग नहीं कर सकते, वो मुस्लिम भी होंगे, वो हिंदूज़ भी होंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे मराठी कम्युनिटी जो अपने आप में है, वो एक बड़ी अमन परस्त, पीस लविंग कम्युनिटी है। आप उसको अगर बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड करोगे तो वो नहीं आपकी बात मानने वाला। एट द एंड ऑफ द डे वोट वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे देगा कि ये बीजेपी ने या इनके जो महायुति के कैंडिडेट्स हैं क्या काम किया हमारे लिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जाके हमारे विधानसभा में उठाए जाएंगे, कौन सा ऐसा काम है जिसकी हम एक्चुअली इनके पास जाके बात कर सकते हैं। तो आपका क्या आकलन है, क्योंकि आप काफ़ी सारी विधानसभा पर पहुंची अपने महागाड़ी गठबंधन के प्रचार प्रसार के लिए, आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी सीटें आप जीत पाएंगे इस बार, कितनी मात आप महायुति को दे पाएंगे? देखिए, महायुति बहुत मुश्किल से अपनी कुछ चंद सीटों पे अगर जीत जाए तो अलग बात है, बट ज़्यादातर महाविकास अघाड़ी अपनी जीत दर्ज करने वाला है, बिकॉज पीपल आर अवेयर कि हमें वोट किस तरीके से देना है। मैं इससे पहले हरियाणा और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भी चुनाव में गई थी, तो बिल्कुल वहाँ पे भी यही चीज़ हुई थी कि कश्मीर में एज एक्सपेक्टेड बीजेपी हारी है। इनफैक्ट जम्मू में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया था, जिस तरह से आप कश्मीर को मुस्लिम और जम्मू को हिंदू वोटर्स के नाम पे मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलर चीज़ यहाँ पे है। जितनी महाविकास अघाड़ी की सीट्स हैं, चाहे वो बॉम्बे हो गया, नागपुर हो गया और आसपास की, सुप्रिया सुले जी अपने क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग हैं, और जितने एरियाज जहाँ पे औरंगाबाद वंस अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सीट फॉर महाविकास अघाड़ी। और इस वक्त जहाँ हम बात कर रहे हैं वो वर्ली है, वर्ली विधानसभा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे हैं यूबीटी से, उनकी क्या कंडीशन है? आदित्य ठाकरे जी तो 100% विदाउट एनी डाउट जीत रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका हुआ है, लोग उन पर बहुत भरोसा करते हैं। वो सही मायने में अपनी पार्टी आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन अ वेरी डिफरेंट एंड न्यू वे। मतलब ही इज़ जेन्युइनली अ यूथ आइकॉन
ऑन, लोग उनको देखना चाहते हैं एज यू नो द फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र एंड एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्डी सी फेस जहाँ पे आप आए हुई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। इट इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे ऑब्वियसली मिलिंद देओरा जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब यू नो लीडर हु इज़ obviously somebody that BJP banks upon, but then he is losing this chunav because Aditya Thackeray ji is one person that has gone ground level पे लोगों के पास जाके उन्होंने उनके मसले समझे हैं, बातें करी हैं उनसे, उनके मुद्दे आगे उठाने की बात कर रहे हैं वो विधानसभा में। और ज़्यादातर जो बॉम्बे की अगर हम बात कर ले तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरे आउट ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र के जितनी क्षेत्र हैं वहाँ पे कहीं पे भी कोई ऐसा कैंडिडेट आपको बीजेपी के स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा कि आपको लगे कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट चुनाव या कहीं ना कहीं अगर महायुति शायद जीत जाए। नो, दे आर लूजिंग दिस इलेक्शन। और बहुत एक बेहतरीन प्रदर्शन करके महाविकास अघाड़ी के जितने कैंडिडेट्स हैं दे आर ऑल गोइंग टू विन। वी हैव ऑलवेज वर्कड वेरी हार्ड। ऑब्वियसली इन दिस चुनाव हमने अपने दिलो जान से मेहनत करी है और हमें पूरा यकीन है कि जब लोग जाएंगे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्लीज़ वोटिंग वाले दिन कल जाइएगा। आपका ये संवैधानिक हक है वोट करने का। एक ही दिन ऐसा होता है जब आपका और मोदी जी का वोट का एक ही वैल्यू होती है। प्लीज़ गो आउट देयर। कल छुट्टी समझ के घर पे मत बैठिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ जाइए, वोट करिए, अपने संवैधानिक हक को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करिएगा और महाविकास अघाड़ी को जिताइएगा और एक बेहतरीन सरकार महाराष्ट्र को दीजिएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। हुदा जी से हम समझ रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर प्रचार प्रसार थमने के बाद माहौल क्या है। देखिए, नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, नारे बिगड़ दिए और दावों पर भी वार खेल दिया, लेकिन अब जनादेश देखते हैं किसके पक्ष में जाता है। इस बार महाराष्ट्र की जनता किसकी नई सरकार बनाती है, इंतजार करना होगा 23 नवंबर का कि 23 नवंबर को कौन किसको पटखनी देता है, कौन दम भरता है और कौन नई सरकार बनाता है। फिलहाल की दीजिए।